हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है वेनेजुला की। तो भाई उनकी स्टॉक मार्केट रुकने का नाम नहीं ले रही है। ऑलमोस्ट 80% ऊपर जाती हुई दिखाई दी है उनकी मार्केट। कहीं ना कहीं लग रहा है कि भाई उनके प्रेसिडेंट को यूएस ने पकड़ के अच्छा ही किया है। ग्लोबल लेवल पे, जियोपॉलिटिकल लेवल पे ये चीज अच्छी नहीं दिखाई दे रही है, पर वेनेजुएला के अंदर इसको अच्छा देखा जा रहा है, तभी स्टॉक मार्केट ऊपर भाग रही है। और लग रहा है कि क्या पता वेनेजुएला के अंदर बिजनेस रिवाइव होता हुआ दिखाई दे, वहां पर ऑयल का जो एक्सपोर्ट है वो रिवाइव होता हुआ दिखाई दे। जैसे अगर हम यूएस की बात करके चले तो 50 मिलियन बैरल ऑफ ऑयल यूएस लेने वाला है वेनेजुएला से, पैसे दे रहा है उसके। जो करंट $56 पर बैरल का रेट चल रहा है उसी पे लिया जा रहा है, मतलब $2.8 बिलियन का ऑयल वो खरीद रहा है। अब यहाँ पे मजे की बात यह है, यूएस की जो कंजम्पशन है वो 20 बैरल पर डे की है, मतलब 2-2.5 दिन का माल लिया है उन्होंने अगर देखा जाए तो। और इससे एक मैसेज जा रहा है कि यूएस ने खरीद लिया है भाई, इतने बिलियन का खरीद लिया है। बट उनके लिए पैनीज है और कहीं ना कहीं एक बड़ा गोल देख रहा है यूएस वेनेजुएला के साथ में। बाकी अगर इंडिया की बात करके चले तो हमने रशिया से तकरीबन 144 बिलियन यूरो के ऑयल खरीदे हैं जब से यूक्रेन वॉर शुरू हुई है। मतलब फरवरी 2022 से जनवरी 2026 के बीच के नंबर अभी तक के। पीक वॉल्यूम 1.84 मिलियन बैरल पर डे की पहुंची थी नवंबर 2025 के अंदर, जो कि दिसंबर में 1.1 से 1.2 मिलियन बैरल पर डे पे जाती हुई दिखाई दी। बट कहीं ना कहीं रशिया से सस्ते में ऑयल इंपोर्ट करने की वजह से जो हमारे आसपास नेबरिंग नेशन का हाल हुआ है वैसा हमारा नहीं हुआ। अगर आप इंडिया के नेबर्स के अंदर चेक करते हो, चाइना को छोड़ दिया जाए तो सबका हाल बुरा ही रहा है। बाकी XAI की बात करके चले तो XAI $20 बिलियन रेस कर रहा है अपने सीरीज ई राउंड के अंदर। $230 बिलियन की इनकी वैल्यूएशन पहुंच जाएगी। अभी कंपनी शुरू हुई थी, एलॉन मस्क ने शुरू करी, ट्विटर को उसने खरीद लिया, उसके बाद में इसको तेजी से स्केल कर रहे हैं। $230 बिलियन तो ये लेके जा रहे हैं। क्या चल रहा भाई, एलॉन मस्क की क्या नेटवर्थ होने वाली है। मतलब मैं अभी भी बोलता हूँ, मुझे लगता है कि जो मेजर पोर्शन ऑफ वैल्यूएशन एलॉन मस्क का टेस्ला से आता है वो जस्टिफाइड नहीं है। टेस्ला से वे बेटर कंपनीज है एलॉन मस्क के पास अगर देखा जाए तो। स्पेसएक्स मुझे बहुत जबरदस्त लगती है, फ्यूचर ऑफ बहुत कुछ हो सकता है। जो लो ऑर्बिटल सैटेलाइट के ऊपर काम कर रहे हैं वो बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा, जो स्टारलिंक होगा। ठीक है, वो मार्स पे लेके जाएंगे, वो सब हवा वाली बातें हैं, वही टेस्ला वाली बातें हैं, टेस्ला में भी होता है। बट मुझे लगता है ये जो लो ऑर्बिटल सैटेलाइट वाला बिजनेस है ये बहुत बड़ा बिजनेस बनता हुआ दिखाई देगा। दूसरे लेवल पे जो इनका न्यूरोलिंक है, अभी बहुत छोटा बिजनेस है पर ये बहुत बड़ा बिजनेस बनेगा 5 से 8-10 साल के अंदर, जहां पर हम शायद इसका वेपनाइजेशन भी देख सकते हैं। इसके अलावा जो XAI है, ट्विटर है, ये जो AI डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहे हैं ये भी स्केल करेगा, मतलब कर ही रहा है वैल्यूएशन टर्म्स में अगर बात करके चले तो। मैक्रो आर्ट करके एक और कंपनी आ रही है जो कि सर्विस या कह सकते हैं सैस ऑफ प्रोडक्ट्स हो सकती है, कि मतलब मुझे ई-कॉमर्स चाहिए तो मेरे लिए ई-कॉमर्स बना के दे देगा AI। ऐसा कुछ सोचा जा रहा है, अभी तक रिलीज नहीं हुआ, बातें बहुत ज्यादा हो रही है। तो मुझे लगता है जो बाकी चीजें है ना ये ज्यादा बड़ी है वर्सेस टेस्ला, बट मेजर वैल्यूएशन का पोर्शन इनका टेस्ला से आता है। बाकी भाई वीडियो में आगे जाने से पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, अपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मैं ऐसी ही डेली बिजनेस न्यूज आके लाता रहता हूँ। और मोस्ट प्रोबेबली आज शाम को आपको ओयो की केस स्टडी देखने को मिलेगी, कैसे ओयो बैंकरप्ट होने वाला था और अब प्रॉफिटेबल हो गया है, जल्दी IPO निकालता हुआ दिखाई देगा। ऐसा क्या किया है बिजनेस मॉडल के अंदर जिसकी वजह से ऐसा कुछ हुआ है। मैंने केस स्टडी बना ली है, 15-16 मिनट के आसपास की बनी है और बहुत डिटेल्ड कोशिश करी है बनाने की। तो जब आएगी तो देख लेना, सपोर्ट करना, साहिल खन्ना वाले चैनल पे आएगी। अगर हम मेटा की बात करके चले तो रिसेंटली 2 से 3 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन के बीच में उन्होंने मानुस AI को खरीदा, जो कि चाइना की कंपनी थी। यूएस की कंपनी ने उसको खरीद लिया जब यूएस चाइना के बीच में टेंशन चल रही है। तो भाई ये बहुत ही बड़ी चीज थी और अब चाइना इन्वेस्टिगेशन कर रहा है इसके बारे में कि क्या कोई टेक एक्सपोर्ट कंट्रोल का वॉयलेशन हुआ है या फिर नहीं हुआ। मेन बात ये है, मानुस शुरू तो चाइना में हुई थी, उसके बाद में उसको सिंगापुर में शिफ्ट कर दिया गया और सिंगापुर वाली एंटिटी को इन्होंने खरीदा है। और मेरे हिसाब से तो अब तक तो काम हो गया होगा, जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होनी थी वो हो चुकी है। अब डील को रोको या ना रोको। बाकी डिस्कॉर्ड की बात करके चले तो उन्होंने IPO के लिए फाइल कर दिया है भाई। 18 से 20 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन के ऊपर ये IPO आता हुआ दिखाई देगा। माइक्रोसॉफ्ट 2021 के अंदर 12 बिलियन डॉलर के अंदर इसको खरीदना चाहता था, बट इन्होंने वो ड्रॉप कर दिया था। अब देखा जाए तो 50% के आसपास का राइज आ रहा है वैल्यूएशन के अंदर कुछ ही टाइम के अंदर, तो बढ़िया चीज है। बट कहीं ना कहीं अगर ये डील होती तो इनको माइक्रोसॉफ्ट के शेयर्स मिलते और वो इससे तेजी से बढ़ते हुए दिखाई दिए। अगर हम सैंडिस की बात करके चले तो 2025 के अंदर 577% इनके शेयर प्राइसेस बढ़ते हुए दिखाई दिए भाई।
अभी तक सब सोच रहे थे कि एआई रेवोल्यूशन के पीछे जीपीयू सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। नहीं भाई, स्टोरेज सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है। और जो मेरी थ्योरी तो ये है कि फ्यूचर के अंदर हो सकता है कि ऐसे मॉडल्स आएंगे जो कि हमारे फ़ोन में चलेंगे, या फिर हमारे पास में पर्सनल कंप्यूट होगा, घर के अंदर एक जीपीयू पड़ा होगा, हर एक घर में होगा। मतलब ऐसा होगा फ्यूचर, मतलब मैं ऐसा इमेजिन करता हूँ। क्लाउड पे बहुत सारी चीज़ें नहीं हुआ करेगी। जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम टास्क हुआ करेंगे, वो ही वाले क्लाउड पे जाएँगे, बाकी सारे हमारे घर पे होंगे। ये मेरा ऐसी थ्योरी है। उसमें भी तो रैम चाहिए, उसमें भी तो स्टोरेज चाहिए। तो कहीं न कहीं स्टोरेज सबसे बड़ा रोल प्ले करने वाला है, और स्टोरेज की भी शॉर्टेज क्रिएट हुई है ना, उसी से समझ में आ रहा है स्टोरेज कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इनके अलावा वेस्टर्न डिजिटल की बात करके चले तो 275% वो बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। माइक्रोन वाले 200% से ज़्यादा बढ़ते हुए दिखाई दिए। सीगेट वाले 200% से ज़्यादा बढ़ते हुए दिखाई दिए। नवंबर 2025 से 40 से 50% प्राइसेस बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं, अगर नैंड स्टोरेज की बात करके चले तो। और 35% का मार्जिन है कंपनीज के पास में, तभी शायद इतना सब कुछ बेटर दिखाई दे रहा है। बाकी हुंडई की बात करके चले तो उनके भी शेयर्स 15% बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। एनवीडिया की पार्टनरशिप की अनाउंसमेंट के बाद में बेसिकली हुंडई एनवीडिया के चिप्स प्लेटफॉर्म्स यूज करने वाले हैं अपनी स्मार्ट फैक्ट्रीज और रोबोट्स के अंदर। अब ये पता है कितना बड़ा गेम चेंजर है कि रोबोट्स ही आपकी गाड़ियां बनाएंगे, पूरी फैक्ट्री एकदम डार्क चलेगी, मतलब वहां पे कोई ह्यूमन है ही नहीं, या मिनिमम ह्यूमन है। सब कुछ रोबोट्स बना रहा है बहुत हाईली एफिशिएंट तरीके से, और वो छुट्टी भी नहीं ले रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं, हड़ताल भी नहीं कर रहे हैं, और उनका पे भी एक तरह से स्टैग्नेंट ही है। जैसे आपको एम्प्लॉय हायर करना है तो उसका पे बढ़ाना है, बहुत सारी टेंशनें हैं, और रोबोट्स के साथ में ये टेंशन नहीं है। वो हड़ताल वड़ताल भी नहीं करते, कुछ नहीं करते, बस काम करते हैं। बिजली चाहिए, बिजली देते रहो, काम करते रहेंगे। बाकी माइक्रोसॉफ्ट की बात करके चले तो वो ग्लोबली 10% अपनी वर्कफोर्स को ले ऑफ करने वाले हैं। मोटा मोटी मान के चलो 20,000 लोगों की नौकरियां जाने वाली है। गेमिंग, एजर की सेल्स टीम हो गई, हर डिपार्टमेंट से जाएंगे। थर्ड वीक ऑफ जनवरी से देखने को भी मिल जाएगा उनको। और जो लोग सोचते हैं ना एआई नौकरी नहीं खाएगा, भाई खा रहा है। माइक्रोसॉफ्ट वाले सेल्स वाले क्यों निकाल रहे हैं भाई? सेल्स तो ह्यूमन जॉब है ना। मैंने किसी की वीडियो देखी थी रिसेंटली, ऐसी जॉब्स जो कि एआई नहीं रिप्लेस करेगा, उसमें सेल्स थी। क्यों निकाल रहे हैं भाई सेल्स वाले? मैं अगेन वही बोल रहा हूँ, ये नहीं होगा कि सारी की सारी नौकरियां बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी, बट जो बंदे 10 बंदे काम कर रहे हैं एआई या टेक्नोलॉजी की वजह से, वो कम हो जाएगी। पहले भी हर बार टेक्नोलॉजिकल जब भी लीप आया है, एक काम को करने के लिए कम लोगों की रिक्वायरमेंट पड़ी है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही होता हुआ दिखाई देने वाला है। बट यहाँ पर जो चेंजेस है वो बहुत ही ड्रास्टिकली फास्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहाँ बाकी रेवोल्यूशंस को 15, 20, 30 साल लग रहे थे, ये रेवोल्यूशन 2-3 सालों के अंदर इतने बड़े-बड़े चेंजेस लेके आ रहा है जो कि डरा रहा है, स्केरी है। मैं आज से 3 साल पहले इमेज जनरेशन और आज की इमेज जनरेशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बाकी बीबी के इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करके चले तो वो रियलमी को ओप्पो के अंदर मर्ज कर रहे हैं। बेसिकली मान के चलो बीबी की इलेक्ट्रॉनिक्स फ़ोन की दुनिया का राजा है। अगर मैं वीवो की बात करके चलूँ, ओप्पो की बात करके चलूँ, वन प्लस की बात करके चलूँ, रियलमी की बात करके चलूँ, आईक्यू की बात करके चलूँ, सब इनका है। तो बहुत ही स्मार्ट तरीके से काम करते हैं वीवो के इलेक्ट्रॉनिक्स वाले। अभी ऐसा क्यों किया जा रहा है? इसकी वजह से जो वीवो है और ओप्पो की टीम है वो मर्ज हो जाएगी, खर्चे कम हो जाएगी, ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, तो उसी के लिए सब कुछ किया जा रहा है। बाकी प्रैक्टो की बात करके चले तो उनका जो यूएस बिजनेस है $75 मिलियन को पार करता हुआ दिखाई दिया है। अगर मैं जीएनबी रन रेट की बात करके चलूँ तो इनका ट्रैफिक 6 गुना बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। इनके मंथली एक्टिव यूजर 3 लाख तक पहुंचते हुए दिखाई दिए है। फाइनेंशियल ईयर 25 के अंदर इन्होंने 15 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया एबिटा लेवल के ऊपर, जो कि पहले 17 करोड़ का लॉस हुआ करता था। कंपनी कैश फ्लो पॉजिटिव है और जल्दी ही आईपीओ लाती हुई दिखाई देगी। मतलब जब ऐसी कुछ खबरें आती है ना, इतना सारा फैक्ट्स नंबर वाला, समझ लो आईपीओ आने वाला होता है। बाकी बैंक बाजार की बात करके चले तो उन्होंने फाइनेंशियल ईयर 25 में 23 करोड़ का लॉस किया है, बट यहाँ पर एक इंप्रूवमेंट दिखाई दे रही है। अगर आप देखोगे कंपनी ने स्केलिंग करी है, 33% अपना रेवेन्यू बढ़ाया है, जिसके पीछे खर्चे बढ़े हैं, बट कहीं ना कहीं इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से लॉसेस इंप्रूव होते हुए दिखाई दिए है। जहां पर अगर आप देखोगे इनका एबिटा मार्जिन भी इंप्रूव होता हुआ दिखाई दिया है। कंपनी ₹1 कमाने के लिए ₹1.12 खर्च कर रही है। कंपनी के करंट एसेट बढ़े हैं, कैश और बैंक बैलेंस घटता हुआ दिखाई दिया है, बट कंपनी का आरओसीई -9.86% है, जो कि अगेन ज्यादा ही होता है। बाकी इंडिया के अंदर अगर ऑटोमोबाइल की रिटेल की सेल की बात करके चले तो 2025 के अंदर 7.7% बढ़ती हुई दिखाई दी है। देखो जनवरी से अगस्त में सेल्स नीचे ही थी, नंबर अच्छे नहीं थे, सब कुछ नेगेटिव दिखाई दे रहा था। उसके बाद में जो जीएसटी 2.0 के अंदर गाड़ियों के रेट घटाए गए ना, जीएसटी कम करा गया, उसकी वजह से नंबर ऑफ गाड़ियों की सेल बढ़ती हुई दिखाई दी है। दिल्ली में तो पॉल्यूशन भी बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। बाकी वुमेन्स प्रीमियर लीग की बात करके चले तो उसके अंदर एड रेट 40% तक बढ़ सकते हैं, और कहीं ना कहीं वुमेन क्रिकेट पॉपुलर होता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं भी देखता हूँ भाई,
अभी कपिल शर्मा में भी आए थे, मैंने वो भी देखा। और कहीं ना कहीं अब वो कनेक्ट बनना शुरू हो गया जो मेल क्रिकेटर्स के साथ बनता था। मेरे हिसाब से लड़का कैसे खेलता है, लड़की कैसे खेलती है, क्रिकेट लवर इज अ क्रिकेट लवर। वो लोग ना बांग्लादेश प्रीमियर लीग भी देख लेंगे, जो दिख रहा है साउथ अफ्रीका प्रीमियर लीग अंडर 19, मैं वो अभी वैभव सूर्यवंशी भाई रन मार रहा है, मैं वो देख रहा हूँ, अरे भाई क्या खेल रहा है वो। मतलब जो क्रिकेट लवर है ना, और अगर वो वेला है तो वो कोई भी क्रिकेट देखता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी अगर वोडाफोन आइडिया की बात करके चले तो उन्होंने Q3 के अंदर 3.5 मिलियन यूजर्स लॉस करे हैं, मतलब 35 लाख के आसपास बात करके चलो। अगर मैं रिलायंस जियो की बात करके चलूं तो उन्होंने 84 लाख यूजर्स ऐड करे हैं, 515 मिलियन यूजर पे वो पहुंच गए हैं। वर्सेस अगर हम भारतीय एयरटेल की बात करके चले तो उन्होंने 3.3 मिलियन यूजर ऐड किए हैं, जहां पे उनका नंबर 367 मिलियन पे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। एयरटेल के नंबर्स शायद कम है, बट उनका आरपू ज्यादा है, एक यूजर से जितना पैसा कमा रहे हैं वो रिलेटिवली ज्यादा है जियो के कंपैरिजन में, मतलब इस इंडस्ट्री में सबसे हाईएस्ट ही है। अगर आरपू टर्म्स में बात करके चले तो एयरटेल 259 रुपीज के ऊपर है, जियो 212 रुपीज के ऊपर है, और वोडाफोन आइडिया 169 रुपीज के ऊपर है। बाकी ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी की बात करके चले तो जियो आगे ही है। इसके अलावा सिटी बैंक और जेपी मॉर्गन ने ऑप्ट आउट कर दिया है एसबीआई म्यूचुअल फंड का जो आईपीओ आने वाला था, उसके ऊपर $1.4 बिलियन का आईपीओ आ रहा था, और इन्होंने फीस रखी थी सबसे कम, बेसिकली मार्केट स्टैंडर्ड अगर पिछले साल की बात करके चले। और मुझे लगता है पिछले साल का मार्केट स्टैंडर्ड नहीं बोला जाएगा, बहुत सारी आईपीओ के अंदर गंजे को कंगी बेची गई है, बहुत सारे बहुत ही खतरनाक वैल्यूएशन के ऊपर आईपीओ निकाले गए, इस चक्कर में बैंकर्स ने ज्यादा फीस ली है। तो अगर मैं पिछले साल के आईपीओ की एवरेज बात करके चलूं तो 1.86% के ऊपर था, और अगर हम एसबीआई की बात करके चले तो वो भाई 0.01% दे रहा है अपने इश्यू साइज का। और बेसिकली देखा जाए तो जितने भी गवर्नमेंट एंटिटीज होती है उनके आईपीओ ऐसे ही इसी रेट के आसपास आते हैं, तो ये नहीं तो कोई और सही। और मेरे हिसाब से अब गवर्नमेंट का तुमने आईपीओ बना किया है, अब क्या गवर्नमेंट उसके ऊपर कोई एक्शन लेगी, सेबी कुछ लेगी? क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ लेना चाहिए सेबी को एक्शन ना, जो नहीं ले रहा। मतलब मैं तो बहुत टाइम से बोल रहा हूँ वाली बात कि जो आप लोगों के ऊपर, इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर लगा रहे हो जो कि गलत काम कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, लगाना चाहिए। बट वो लोग कर रहे हैं 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ का घोटाला, ये तो फाइन लगाए जा रहे हैं 500 करोड़ के, वो छोड़ दो, पर एक्चुअली 20-30 करोड़ 50 करोड़ का ही कर रहे हैं। बट ये जो कंपनीज आईपीओ निकाल रही है 1-1 लाख करोड़ की वैल्यूएशन के ऊपर, क्या ये सही है? इसके ऊपर आपको लगता है ये नंबर बहुत बड़े हैं जिसके ऊपर ध्यान देना चाहिए? बाकी मार्केट की बात करके चले तो मार्केट लाल दिखाई दी है, नीचे जाती हुई दिखाई दी है, स्मॉल कैप मिड कैप थोड़ा बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, बट ओवरऑल जो निफ्टी 50 था वो नेगेटिव दिखाई दिया है। ओवरऑल हमारी करेंसी के अंदर भी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। बाकी आप देख लो कौन रहा है ऊपर कौन रहा है नीचे। और इसी के साथ में हमारी आज की ये बिजनेस न्यूज खत्म होती है। मुझे आपको मजा होगा, लाइक कर देना, शेयर कर देना, करो वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब, गुड मॉर्निंग, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।